उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललिनी पांडे। चमोली के थराली में नाबालिग से रेप और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में बवाल लगातार जारी है और व्यापारियों ने आज अपनी दुकानें बंद रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। थराली में बीते कई दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। दरअसल थराली में नाई का काम करने वाले दिलवर खान ने हिंदू नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसके साथ रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद उसे धीरे धीरे सोशल मीडिया में वायरल करने लग गया, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर आरोपी दिलवर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आज व्यापार संघ ने और तमाम कई संगठनों ने यहाँ पे एक बृहद आंदोलन करके जो है कि बाजार बंद करने का निर्णय किया कि और सारा चक्का जाम हमने वहाँ पे किया। उसके बाद एक जन आंदोलन के रूप में हम चौराहे पे एकत्रित हुए, जहाँ पे एसडीएम साहब आए और हमने उनसे ज्ञापन 3 सूत्रीय मांग हमने रखी। उन पे लड़की के फादर के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनकी बेटी के साथ एक एक्यूज जो है उन्होंने बलात्कार किया और वीडियो बना के आगे उन्हें डराया धमकाया। उसके आधार पर जो भी सुसंगत धाराएं थी उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना आगे करते हुए जो एक्यूज था दिलवर खान, उसे थाना थराली की पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। श्रीनगर पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवक पर आरोप है कि बेस अस्पताल श्रीकोट के बाथरूम में गई एक महिला का वीडियो बनाया गया, जिस पर संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लेकिन मोबाइल खंगालने पर पुलिस को ऐसी कोई वीडियो मोबाइल में नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने फिलहाल फोन को जब्त कर डेटा रिस्टोर करने के लिए भेज दिया है। एसपी का कहना है कि अगर मोबाइल में कोई वीडियो मिलेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। के ऊपर आरोप लगे थे कि इनके द्वारा किसी महिला का वीडियो बनाया जा रहा था, जिसका शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इस लड़के को डिटेन किया और इसको डिटेन करते हुए थाने में लेकर आए। साथ ही साथ इसके मोबाइल को भी हम लोगों ने सील कर लिया है और सील करने के उपरांत मोबाइल की प्रथम दृष्टया जांच में कोई इस प्रकार के तथ्य नहीं आए हैं, परंतु हम लोगों ने इस मोबाइल को FSL हेतु भेजा जा रहा है और जो भी इसका डेटा उसको रिकवर किया जाएगा। और कोटद्वार के बिलखेत इंटर कॉलेज में शिक्षक और अभिभावकों के बीच रखी गई मीटिंग में जमकर ड्रामा हुआ। मीटिंग के बीच स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश शर्मा इस कदर भड़क गए कि उन्होंने झूठ बोलने वालों को श्राप दे डाला। दरअसल पेरेंट्स की शिकायत थी कि कुछ टीचर्स ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं और इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मीटिंग में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। वे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी के डुंडा के राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र ट्रक पर आए फर्नीचर को उतारते देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज के देहरादून से 4 ट्रक फर्नीचर आया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मजदूरों से काम ना कराकर छात्रों से मजदूरों का काम कराया। ये सभी छात्र 12 से 15 साल के बताए जा रहे हैं जो पढ़ाई के लिए विद्यालय गए थे, लेकिन यहाँ उन्हें मजदूर बनाकर कार्य करवाया गया, जिससे कि डुंडा इंटर कॉलेज के विद्यालय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कितने ट्रक माल आ रखी है? 4 ट्रक। कितने ट्रक उतार दिए आप लोगों ने? हैं? 2 उतार दिए, 2 पर लगे हुए। ये राजकीय इंटर कॉलेज ढूंढे के और ये छात्रों से उतरवा रहे हैं। क्या लेबर नहीं मिली? ये सारी लेबर जो है बना रखी है। बच्चे नाबालिग बच्चे हैं, जितने भी बेचारे छात्र हैं ये। हल्द्वानी में स्वाइन फ्लू के 5 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। 5 मरीज फॉरेस्ट के ट्रेनी रेंजर है और दूसरे राज्य में ट्रेनिंग कर वापस लौटे हैं। 5 में संदिग्ध लक्षण मिलने पर इनकी जांच हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कराई गई, जहां इनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जिनके अलावा 2 अन्य मरीजों में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध लक्षण मिले हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इनको जो फ्लू लाइक सिम्टम लेकर के आए थे, बॉडी एक था, खांसी थी और से था, तो उनको आइडेंटिकल सिम्टम्स थे, तो उनको इन्वेस्टिगेट करा गया। इनको तब आइसोलेट करके परमजीत सिंह उनकी टीम ने वहाँ एडमिट किया आइसोलेशन में। तो उनका H1N1 जो था, जो स्टडी से पॉजिटिव आया, तो उनको आइसोलेट रखा गया। स्टेबल थे, अब ये सेग्रीगेट कर दिए गए थे, अभी डिस्चार्ज भी हो गए, ठीक हुए थे। एक और पेशेंट थी, वो भी ऐसे सिम्टम लेकर आई थी, उसका पॉजिटिव आया था। टोटल ये 5 थे, ये वो भी ठीक है, वो भी डिस्चार्ज हो रही है।
नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। इन दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये छात्र पिछले 3 दिनों से छात्र चुनावों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार में आज एक और कदम जुड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करने के साथ देहरादून से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से देहरादून हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। 6 सीटर हेलीकॉप्टर देहरादून से अल्मोड़ा का सफर 55 मिनट में तय कर लेगा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तरकाशी के यमुनोत्री, जोशियाड़ा और चमोली के गौचर के लिए भी हेली सेवा शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य के अंदर 18 हेलीपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश है। अभी तक 10 हेलीपोर्ट से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ के लिए 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो चुकी है और एक और होनी है, जिसके बाद पिथौरागढ़ के लिए भी नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। 24 घंटे से ऊपर जो है हमारी भूख हड़ताल को हो चुका है, परंतु शासन द्वारा अभी तक कोई भी हमारी मांग सुनी नहीं गई। हम बस उससे इतना ही चाहते हैं कि चुनाव की तिथि को जल्द निर्धारित किया जाए, जिससे जो है सेमेस्टर पे प्रभाव ना पड़े और छात्र जो है अपने एग्जाम्स टाइम पर दे पाए। छात्रों की स्थिति नॉर्मल है। जब आए थे तब वो थोड़ा बीपी उनका कम था, तो इसलिए उनको भर्ती कर लिया गया था। नॉर्मल जो हाइपरटेंशन में ट्रीट किया जाता है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वही किया जा रहा है। और अल्मोड़ा देहरादून के बीच आज से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है, जो हफ्ते में 6 दिनों तक चलेगी। वहीं देहरादून से उड़े पहले हेलीकॉप्टर में पहले यात्री के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से सिर्फ 45 मिनट में सिर्फ अल्मोड़ा से देहरादून पहुंचा जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस, हवाई सेवा के विस्तार पर खास ध्यान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से अल्मोड़ा हवाई सेवा का शुभारंभ किया। सर, क्या कुछ योजना है आगे हवाई सेवाओं के विस्तार? देखिए, ये हवाई सेवा प्रारंभ होने से अल्मोड़ा एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है और बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, देव स्थान भी हैं, और उन स्थानों को जाने के लिए लोगों को बहुत आसानी होगी। आसानी से पर्यटक श्रद्धालु वहां जा पाएंगे। वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोगों को बहुत समय लगता था, बहुत जल्दी कभी आना हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दैवीय आपदा की दृष्टि से, उस समय में भी ये सेवा बहुत उनको मदद करेगी, उससे सहायता होगी। जल्दी से जल्दी लोग अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और ये सेवा हम राज्य के अन्य स्थानों पर भी पहले से भी चला रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आगे चलकर यमुनोत्री, जोशियाड़ा, हमारा गौचर, ये सब जो स्थान अभी रह गए हैं, उन स्थानों के लिए भी जल्दी हम ये सेवा प्रारंभ करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से अल्मोड़ा हवाई सेवा का शुभारंभ किया और सरकार की योजना है कि भविष्य में अल्मोड़ा देहरादून के बीच आज से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है, जो हफ्ते में 6 दिनों तक चलेगी। देहरादून से उड़े पहले हेलीकॉप्टर में पहले यात्री के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से सिर्फ 45 मिनट में अब अल्मोड़ा से देहरादून पहुंचा जा सकता है। आज ये अल्मोड़ा को देहरादून से हमारी ये सवारी शुरू हुई है, हवाई सवारी, और इसके माध्यम से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, समय की बचत होगी और समय के बचत के साथ साथ कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद के लिए जब हायर सेंटर जाना हो, कभी बहुत आकस्मिक ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसका भी इसका लाभ हमको मिलेगा। मैं एक और सरकार को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से और पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नियमित सेवा है, नियमित सेवा यहाँ पर संचालित हो, जिससे लोगों को सुविधा हो सके, यहाँ का पर्यटक व्यवसाय बढ़ सके, यहाँ के जो मरीज जिनको तत्काल उसकी सेवा मिल सके, उसके लिए जा सके। उत्तराखंड में साइबर हमले के बाद यह बहस शुरू हुई है कि क्या टेक्निकल और एक्सपर्ट की पोस्ट पर आईएएस अफसर क्यों उत्तराखंड में कुछ खास डिपार्टमेंट में ऐसा है। यही वजह है कि पूरे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी कि प्रशासनिक सुधारों की बात हो रही है। उत्तराखंड को 2 अक्टूबर को बड़ा नुकसान होता अगर वो छुट्टी का दिन ना होता।
साइबर हमले से सरकारी आईटी सिस्टम ध्वस्त हो गया। जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ITDA के पास सरकारी काम देखने का जिम्मा है, वहां प्रोफेशनल IT एक्सपर्ट होते तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। इतना ही नहीं, IT का काम देखने का जिम्मा IAS निकिता खंडेलवाल के पास है और ये पोस्ट IAS की है। बहस यहीं से शुरू हुई है कि मंत्री और सचिव को छोड़ दिया जाए तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में IAS का क्या काम। तकनीक से जुड़े विभागों में उसी फील्ड के एक्सपर्ट को काम क्यों ना सौंपा जाए, ताकि बड़ी दिक्कतों की संभावना कम हो। उत्तराखंड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेयजल निगम, नेशनल हेल्थ मिशन, हॉर्टिकल्चर में डायरेक्टर IAS हैं, जबकि यहाँ फील्ड एक्सपर्ट की जरूरत है। उदाहरण के लिए PWD, सिंचाई, फॉरेस्ट ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ चीफ की पोस्ट डिपार्टमेंट का सीनियर और तजुर्बे वाला अफसर संभालता है। जो हार्मोनियस वो रहना चाहिए कि जहाँ पे आवश्यकता है टेक्निकल आदमी की, और उसको ड्यू रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए और उसका पॉलिसी मेकिंग में हस्तक्षेप भी होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो वो है कि दोनों की आवश्यकता है। उत्तराखंड बनने के बाद आज भी कई डिपार्टमेंट अपना अलग स्टेटस नहीं बना पाए हैं। 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये हाल इसका बड़ा उदाहरण है। बहस IT से शुरू हुई है कि क्या उत्तराखंड में सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और प्रशासनिक सुधार के बारे में सोचना चाहिए। टेक्नोक्रेट को हम सम्मान देते हैं। टेक्नोक्रेट के अंदर पूरी संभावना होती है और किसी भी चीज को जो घाटे में हो उसको नफे के संस्थान में बदलने की क्षमता होती है। वो टेक्निकल चीजों को जानता है, बहुत आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप में आपने जो कहा वो बहुत आवश्यक है और इसका मैं समझता हूं इसका अध्ययन होना चाहिए और अध्ययन होने के बाद कुछ हमारा निष्कर्ष निकलेगा। आपके पास सिस्टम से दक्ष लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तत्काल उपलब्ध नहीं है, वहीं जो है प्रशासक को लाना पड़ता है। लेकिन ये प्रशासक को बना देना, इसको उनका हक मान करके चलना वो गलत है। और हमने विद्युत क्षेत्र में जब बहुत घाटे में चल रहे थे, हमारे तीनों निगम जो है, हम ऐसे लोगों को लेकर के आए जो जिनमें दक्षता थी, प्रोफेशनल कैपेसिटी जिनकी ऊपर थी, और हम लाभ में लेकर के आए। उत्तराखंड बने 25 साल होने वाले हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक सरकारों ने प्रशासनिक सुधारों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। लेकिन IT डिपार्टमेंट की कमजोरी की वजह से हुए साइबर हमले ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को जरूरत बताया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा शीतकाल के लिए गुरुवार को विधिवत अरदास के साथ दर्शन के लिए बंद हो गए। गुरुद्वारे में इस साल 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। 4 धामों के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा हर साल शीतकाल के लिए बंद हो जाता है और फिर करीब 6 महीने के लिए गर्मियों में खोला जाता है। गुरुवार को भी अंतिम अरदास में करीब 2800 सिख तीर्थ यात्री शामिल हुए। हल्की बारिश और धुंध के बीच संगतों ने सरोवर के पवित्र अमृत रूपी शीतल जल में स्नान करके पुण्य का लाभ उठाया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भोग और प्रसाद को लेकर SOP जारी हुई है। साल में कम से कम एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट होगा और वहीं भरोसे वाली जगह से जांच के बाद ही घी, तेल, केसर और दूसरे सामान खरीद पाएंगे। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट मामले में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के 300 से ज्यादा कर्मचारियों का वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। इस मांग को पूरा करने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त मुनि दौरे पर की थी। गुरुवार को मंदिर समिति ने कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आभार जताया और इस दौरान केदार सभा के तीर्थ पुरोहित भी मौजूद रहे। मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर शासनादेश जारी होता है तो कदम का स्वागत है और मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि ये काम आखिर इससे पहले क्यों नहीं हो पाया। आपने जो बद्रीनाथ केदारनाथ जैसी विषम भौगोलिक परिस्थिति में जो कर्मचारी वहाँ पे काम करता है 17 से 18 घंटा जो वहाँ पे वो वर्क करता है, उसके बाद बहुत पुरानी ये हमारी मांग थी और इस मांग को आज पूर्ण होते हुए एक आगे कदम बढ़ा हुआ है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करने आए थे। तभी सहयोग रहा, चाहे BKTC अध्यक्ष का हो, केदार सभा का हो,
चाहे बद्रीनाथ वालों का है, किसी का भी, और सारे कर्मचारी यूनियन का भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने लंबे समय से ये मांग चल आ रही थी उसको। आदेश, शासनादेश अगर निकलता है तो निश्चित रूप में यह स्वागत योग्य कदम होगा। बहरहाल मुख्यमंत्री जी को इस पर भी जांच करनी चाहिए, इस पर भी देखना चाहिए कि इतने सालों से जो प्रस्ताव पहले से बना हुआ है उसको किस व्यक्ति ने रोका, क्यों रोका, और उस उत्तराखंड रोडवेज के खस्ताहाल किसी से छिपे नहीं, लेकिन अफसरों की मनमर्जी की इंतहा ये है कि अधिकारियों ने अपने ऐशो आराम के लिए करीब 2 करोड़ के फर्नीचर ही खरीद डाले, जबकि दूसरी तरफ से निचले लेवल के कर्मचारी कबाड़ हो चुकी बसों की सीट निकालकर बैठने का इंतजार कर रखे हैं। ये चमचमाती बिल्डिंग है उत्तराखंड परिवहन निगम यानी रोडवेज के हेडक्वार्टर की। बिल्डिंग भले ही चमचमा रही हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर निगम की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। निगम की हर महीने औसतन कमाई 35 करोड़ है, लेकिन हर महीने का खर्चा 70 करोड़ से ज्यादा का है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से पेंशन तक नहीं मिली है, तो जरूरी पार्ट्स के इंतजार में बसें खड़ी खड़ी खराब हो रही हैं। लेकिन जब बारी हेड ऑफिस में बैठे अधिकारियों की ऐशो आराम की आई तो निगम की माली हालत के बावजूद अधिकारियों ने करीब 2 करोड़ के फर्नीचर खरीद डाले। कर रहा है। इसके अलावा करोड़ों रुपए का फर्नीचर देखते हुए हमें लगता है कि अनावश्यक रूप से इसको खर्च किया गया है, जबकि उनका कर्तव्य ये था कि सबसे पहले जितनी भी इनके जीर्ण शीर्ण भवन है इनकी वो साज सज्जा करते, इनको संवारते, लेकिन निगम मुख्यालय के द्वारा बिल्कुल ही गलत कदम उठाया गया है। उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम सालों से कंगाली के दौर में गुजर रहा है, यानी कि लॉस में गुजर रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे कि इस मुख्यालय के जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, मैं आपको हर कोने में इस मुख्यालय के घुमाऊंगा, पूरी गैलरी में आपको फर्नीचर से दिखाई देंगे, और ये फर्नीचर कुछ पुराना है, कुछ नया फर्नीचर है। मैं कैमरा पर्सन संदीप से कहूंगा कि एक बार तेजी के साथ वो इस गैलरी का निरीक्षण करें। आपको दूर दूर तक, जहां इस पूरे कैंपस में आपको हर जगह ये फर्नीचर दिखाई देगा। हेड ऑफिस के बाद आपको दिखाते हैं निचले लेवल के मंडलीय ऑफिस, वर्कशॉप और डिपो ऑफिस के हाल। इन सब दफ्तरों को देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ बैठकर कोई 8 घंटे की नौकरी करता होगा। कबाड़ खाने से भी बदतर हालात हैं रोडवेज के इन कार्यालयों के। सालों पुरानी कुर्सियों को आज भी जुगाड़ पर चलाया जा रहा है। कई जगहों पर तो कबाड़ हो चुकी बसों की सीट निकालकर कर्मचारी उनसे काम चला रहे हैं। कल पुर्जों के अभाव में गाड़ियां खड़ी हैं। हिल डिपो देहरादून में 12 से 15 गाड़ियां रोज खड़ी रहती हैं। इसी प्रकार कुमाऊं रीजन में वहां पिछले दिनों 34 गाड़ियां हमारी खड़ी हुई थी। फिर जब हम लोगों ने थोड़ा हल्ला गुल्ला किया तो कुछ कल पुर्जों की व्यवस्था हुई। देखिए, ये मंडलीय कार्यालय है, आप यहाँ के हालात देखिए। ये बस की सीट है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस ऑफिस में, मंडलीय कार्यालय में इस तरह से चेयर की व्यवस्था है, कुर्सियों की व्यवस्था है कि जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से अपनी जुगाड़ की व्यवस्था में यहाँ पर बैठते हैं। ये मंडलीय कार्यालय के हाल हैं। आप चेयरों के हालात देख लीजिए, टेबल के हालात देख लीजिए, आप इस पूरे ऑफिस के आप हालात देख लीजिए। ये ऑफिस से ज्यादा एक पुराना जर्जर सा कबाड़ खाना ज्यादा नजर आता है, जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले में मुंह खोलने को तैयार नहीं। सुबह 11 बजे तक विभाग के जीएम अपने ऑफिस नहीं पहुंचे थे। शाम 4 बजे साहब ने कहा वो मीटिंग में जा रहे हैं। कुल मिलाकर रोडवेज के हेड ऑफिस में इन दिनों बदलाव की बयार चल रही है। चेयर, टेबल, केबिन और पर्दे जो भी हैं सब बदले जा रहे हैं, और जो साहब के काम का नहीं रहा वो पुराने चेयर, टेबल नीचे के ऑफिस में भेजे जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर ऋषिकेश में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ के जानकी सेतु के गंगा तट पर होने वाली एकमात्र महिला गंगा आरती में उनको श्रद्धांजलि दी गई।
हल्द्वानी में गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बची सिंह रावत की 75वीं जन्म जयंती मनाई गई है। बची सिंह रावत को पहाड़ के लोग प्यार से बचदा के नाम से भी पुकारते थे। बचदा की जन्म जयंती के मौके पर कई युवाओं ने रक्तदान किया और बची सिंह रावत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में किए कामों को याद किया। इस दौरान बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। देखिए, जिस प्रकार का लगाव उनका और लोगों का उनके प्रति रहा है, और जैसा कि उन्हें सभी, चाहे युवा लोग हों, चाहे बुजुर्गगण हों, चाहे मातृशक्ति हो, उन्हें बचदा के नाम से ही पुकारा करती थी। आज भी जितने भी मैं राज्य के अपने से भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हूँ, इवन जनता से भी मिलता हूँ, तो उन्हें बचदा के नाम से एक आत्मीय स्वभाव से उन्हें याद करते हैं। तो उन्हीं की आज जन्म जयंती के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। बची सिंह जी अद्भुत व्यक्तित्व के थे। एक तो उनकी तारीफ ये थी कि बहुत ही विनम्र, डाउन टू अर्थ, और कभी गुस्सा उनको आते नहीं देखा। मैं तो बचपन से उनके साथ रहा हूँ, हमेशा ही हम साथ रहते थे हर आंदोलनों में, कभी भी कोई आंदोलन हमने नहीं छोड़ा।